हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाला है इनकम का ऑडिट कैसे करेंगे और क्लोज 8 ऑफ कारो 2020। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसके दो पार्ट्स अपलोड कर दिए। फर्स्ट पार्ट में हमने असर्शंस क्या होंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के, और कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी क्या है चैप्टर 8 में जो कवर अप होता है वो हमने समझा है। पार्ट 2 के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का ऑडिट कैसे किया जाता है वो हमने इन डिटेल समझा, और कारो 2020 की फर्स्ट क्लोज थी वो हमने समझी है। इस पार्ट में हम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज का ऑडिट कैसे करेंगे, अदर इनकम का ऑडिट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें समझने वाले हैं, और साथ में कारो 2020 की क्लोज 8 हम समझने वाले हैं। राइट, तो चलिए समझते हैं पीएनएल स्टेटमेंट के जो मेजर पार्ट इनकम रहता है उसका ऑडिट कैसे किया जाता है। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 5.91 पर। पीएनएल में जो मेजर पोर्शन रहता है वो इनकम का रहता है, जो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसमें इनकम में ऑपरेटिंग इनकम और अदर इनकम हो सकती है। ऑपरेटिंग इनकम मतलब कि जो मेन ऑपरेशन है एंटिटी का, तो उसमें से जो इनकम होती है प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को सेल करके सप्लाई करके जो इनकम मिलती है वो मेन रेवेन्यू सोर्स होता है कोई भी एंटिटी के लिए। ऑपरेटिंग इनकम या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहा जाता है। उसके अलावा भी अदर इनकम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में से हो सकती है इनकम, जिसमें से डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट इनकम वगैरह मिल सकती है। तो वो सारी इनकम भी हो सकती है। तो उसका ऑडिट कैसे करेंगे वो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो भी एंटिटी का मेन ऑपरेशन है, या प्रोडक्ट सेल करेंगे, सर्विसेज सेल करेंगे किसी ना किसी तरीके से, तो उसका ऑडिट कैसे करेंगे। इसके लिए हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है कि एंटिटी का काम क्या है, मेन ऑपरेशंस क्या है वो हम समझेंगे। इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, उसके लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर हम करेंगे। पूरा आइडिया आएगा फिर ही हम ऑडिट में आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए ये इन डिटेल समझते हैं। The sales and collection cycle in a business refers to the set of processes that begin when a customer purchases goods or services and ends when the entity receives complete payment against the sales। जब कस्टमर ऑर्डर करता है और उसके पास से जब पेमेंट आता है तब ये सेल की साइकिल पूरी है, वो पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। Sales is one of the most important item in the financial statements, which will have a considerable effect on the profit generated, closing stock, etc. जो भी सेल है उसकी इंपैक्ट बहुत सारी जगह पर आएगी। प्रॉफिट इफेक्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इफेक्ट होगी। राइट, एज पर ऐसा 315 द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ रेवेन्यू आइटम इज जनरली हाई। ऐसा 315 है वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में है, वो हमने इन डिटेल चैप्टर 3 के साथ समझा हुआ है। तो उसमें जनरली रेवेन्यू आइटम, जो रेवेन्यू जहां से जनरेट होता है वहां पर रिस्क जनरली ज्यादा होता है, क्योंकि रेवेन्यू के साथ उसमें चेंजेस करने के मैनेजमेंट या फिर जो फ्रॉड करने का इरादा है वो रेवेन्यू के साथ हो सकता है। राइट, तो उसमें रिस्क जनरली रहता है, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो हमें बीइंग एन ऑडिटर हमें खास उसको अच्छे से ध्यान से देखना होगा। As part of the year-end audit of an entity's financial statements, auditor tests sells, transactions and the internal controls over those transactions to ensure that the entity is not materially misstating its revenue or accounts receivable। इसीलिए हमें रिस्क क्या क्या है और कंट्रोल्स उसके लिए क्या है वो सारे अच्छे से चेक करने होंगे, फिर हम आगे की ऑडिट प्रोसीजर कर पाएंगे। राइट, ये पैराग्राफ्स आप फिर से नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, आप इग्नोर कर सकते हैं। Auditor needs to obtain a clear understanding about a organization and its revenue centers। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है और उनके रेवेन्यू सेंटर्स का कौन सा है, मतलब कि कहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सारी चीजें हमें इन डिटेल समझनी होगी। उनके एग्जांपल्स है टाइप ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स द एंटिटी प्रोवाइड्स, डिमांड ऑफ फॉर द सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, मेजर सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस लाइन, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, मेजर कस्टमर सेल्स टर्म, क्रेडिट और कैश सेल्स। सेल्स जो रेवेन्यू ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, उसके बारे में जो भी चीजें हैं वो सारी हमें अच्छे से समझनी चाहिए, उसी के बाद हम ऑडिट अच्छे से कर पाएंगे। An auditor needs to obtain an understanding of the management control, internal control in respect of sales process। जो सेल्स की प्रोसेस है उसके सारे ही इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल्स है, वो हमें अच्छे से समझने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कंट्रोल्स है। कस्टमर का ऑर्डर आता है, वहां से लेकर कस्टमर के पास से पेमेंट मिलता है, तब तक सारी जगह पर बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे। तो वो क्या क्या कंट्रोल्स है वो पहले हमें समझने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट, हु चेक्स द क्रेडिट लिमिट,
if applicable, who authorizes sell orders, who raises sales invoice, when and how the goods are delivered or dispatched or services are provided, who collects and records the amounts received from debtors, who ensures that the risks and rewards are transferred to the customer, how the sales have been recognized in the system. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेल्स किस तरह से रिकॉर्ड होता है, डिस्पैच कैसे होता है गुड्स, राइट, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास हुए या नहीं वो कौन देखता है, राइट, वो सारी चीजें के लिए कंट्रोल्स होंगे और वो जो कंट्रोल्स होंगे वो हमें समझने होंगे। AS9 आपने पढ़ा होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो उसमें देखा होगा कि गुड्स जब भी सेल करते हैं तब उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड्स गुड्स का जो है वो सामने वाले पर्सन को पास हो जाए तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होगा, राइट। अकाउंटिंग में तभी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होने से हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास हो तभी एंटिटी जो है उन्होंने सेल रिकॉर्ड किया हुआ होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें उस सभी में कंट्रोल्स कैसे है वो हमें समझने हैं। An auditor tests the control the entity has set up for the sales cycle to determine how strong and reliable they are. If they are strong and operating effectively, the auditor can reduce the extent of substantive testing. Any deficiencies in internal control shall be communicated as per SA 265. इंटरनल कंट्रोल जो हमने समझा, राइट, ये जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें ये जनरली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं उसमें आता है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का जो डेफिनेशन थी उसी में कवर अप होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो हम रिस्क असेस करते हैं तभी इंटरनल कंट्रोल क्या है वो समझते हैं। वो कंट्रोल जो हमने असेस कर लिए, समझ लिए, राइट, उसके बाद उसका टेस्टिंग किया जाता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हैं, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यहाँ पर किया गया है, राइट, कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम करेंगे। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कंट्रोल्स है वो है, चलो पता दिया कि ये कंट्रोल्स है, बट क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं वो हमें देखना होगा। और अगर उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो वो हमें TCWG को कम्युनिकेट करनी चाहिए एज पर SA 265। मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करना चाहिए। SA 265 इन डिटेल हमने चैप्टर 7 के साथ समझा हुआ है, राइट, तो वो हम करेंगे, राइट। For example, common internal controls over the sales cycle include pre-numbered sales invoices. सेल्स इनवॉइस वो प्री नंबर्ड होने चाहिए ताकि अगर उसमें से कुछ भी सेल्स है वो डिलीट हो रहा है तो पता चल जाएगा कि वो नंबर मिसिंग होगा। प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ अप्रूवल ऑफ ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन ऑफ सेल्स ऑर्डर, कस्टमर परचेज ऑर्डर, ऑथराइजेशन ओवर अ सर्टेन लिमिट एंड ऑथराइजेशन ओवर रिसीवेबल राइट ऑफ्स, राइट। सभी जगह पर ऑथराइजेशन वगैरह होना चाहिए। जो पर्सन ऑथोराइज है वो काम करने के लिए उसका ऑथराइजेशन मिले फिर ही वो काम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें फॉलो हो रही है या नहीं वो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में देखेंगे। The auditor selects a random sample of transaction and examines the related customer purchase orders, invoices and customer statements to ensure that the control being tested is a numbered sales invoice. This will enable the auditor to determine the nature, timing and extent of his substantive procedure to be applied. हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे और सैंपलिंग में सारी प्रोसीजर्स करेंगे। जनरली ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही हो जाएगी और उसमें भी टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो जाएगा, राइट। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं और कंट्रोल्स चेक करने के बाद हम आगे की प्रोसीजर करते हैं जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर होती है, इन डिटेल हम चेक करते हैं। तो उसमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होती है। तो ये सैंपलिंग वगैरह करेंगे तो वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हमारा हो जाएगा। The auditor ensures that all numbers in a section are accounted for and that none are missing. जो भी सेल्स रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो सारे ही हो चुके हैं, कोई मिसिंग नहीं है, तो वो देखेंगे तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो जाएगी। सेल्स के लिए ये करेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एंड लास्ट, परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर इज अ मस्ट। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑफ सेल्स ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन विद प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, कैटेगरी वाइज सेल्स एनालिसिस एंड एनी एनालिसिस the auditor may find relevant and most important of all, building a sales expectation and comparing that with the client's sales records. सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करी जाएगी। जो एनालिटिकल प्रोसीजर है उसमें जनरली फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंसिडर किया जाता है ताकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर हमें सेटिस्फेक्शन मिल पाए। उसमें कंपैरिजन वगैरह की जाती है, तो वो सारी चीजें हम करेंगे। सेल्स एक्सपेक्टेशन है वो डेवलप करेंगे कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, कितनी प्राइस है, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेल्स इतना हुआ होना चाहिए। वो हम एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड हुई है उनसे कंपेयर करेंगे और अगर उसमें वेरिएंसेस है तो वो क्यों हुआ है वो हम मैनेजमेंट से समझेंगे, पूछेंगे। ये इन डिटेल हमने SF 520 चैप्टर 4 में समझा हुआ है। The auditor will need to know the sales price of the products or services over the year, monthly average sell price per product or services, discount policy.
ये सभी चीजें करने के लिए उनका मंथली एवरेज सेल प्राइस वगैरह क्या है, राइट, डिस्काउंट पॉलिसीज क्या है, वो सारी चीजें समझेंगे। उसी के बेसिस पर हम एनालिटिकल प्रोसीजर स्पेसिफिकली जो सेल्स की एक्सपेक्टेशन है वो हम डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इफ द एवरेज सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज ₹10 and 1500 units were sold in that month, the auditor expected sales will be ₹15,000, राइट। ₹10 है उनके सेलिंग प्राइस है, 1500 यूनिट्स उन्होंने सेल किए हैं, तो 15,000 सेल्स होने चाहिए। The auditor should compare this figure with the client's data and see what they have recorded against product X. The auditor should consider discussing any variance, see if there were discounts or sales were wrongly booked in the system between his expectation and client's records. वो डिफरेंस अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है वो हमें समझना होगा, डिस्काउंट है या फिर रोंगली रिकॉर्डिंग वगैरह है, क्या है वो हम समझेंगे, पूछेंगे, जानेंगे। The auditor will have to also identify and understand how the entity accounts for their sales discount and sales return in the system and how those affect the gross sales. वो सेल डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ भी है तो वो किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वो भी समझना है, और उसकी इंपैक्ट क्या आएगी वो भी हमें देखना होगा, राइट। इस तरह से सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। तो सेल्स के लिए हमने सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल क्या है वो समझेंगे, उसके बेसिस पर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे, उसके बेसिस पर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे, और फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे। ये सेल्स के लिए की जाएगी, राइट। ये जो अभी तक हमने समझा या फिर से नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, काफी सिंपल चीजें हैं जो ऑलरेडी हमने इन डिटेल एसएस के साथ समझी हुई है चैप्टर 4 वगैरह में इन डिटेल। यहाँ पर अलग से ऑडिट प्रोसीजर दी गई है स्पेसिफिक टू असर्शन, राइट, वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमें इन डिटेल समझनी है और याद रखनी। सिमिलर चीज जो यहाँ पर सेल्स के लिए हमें कंट्रोल्स क्या है वो समझना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना, ये सारी चीजें परचेस के लिए भी आगे दी गई है तो हम आगे कवर अप करेंगे। तो उसमें परचेस में भी ये सिमिलर चीज आएगी, तो फिर वहां पर हम इन डिटेल नहीं समझेंगे, राइट। यहाँ पर समझने के लिए था तो हमने एक बार समझ लिया, बट परचेस के लिए हम अलग से नहीं समझे। चलिए अब देखते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स 5.94 पर दी है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो आपके असर्शन से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर है, राइट, किस तरह से वो असर्शन के लिए हम क्या ऑडिट प्रोसीजर करेंगे और वो आपका आंसर बनेगा। Recorded sales represent goods shipped or services performed during the period. जो भी गुड्स है वो उसी पीरियड में शिप हुआ है एक्चुअल में, या फिर सर्विस परफॉर्म की गई है तो वो सारी एक्चुअल में रिकॉर्ड हुई है या नहीं, तो उसके लिए अकरेंस मींस एक्चुअल में वो गुड्स या फिर सर्विसेज है वो सेल है वो एक्चुअल में अकर हुआ है या नहीं, वो हमें देखना है। उसमें सबसे पहले है एंश्योर रेवेन्यू इज नॉट ओवरस्टेटेड बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। हमें देखना है कि ये जो रेवेन्यू है वो ओवरस्टेटेड नहीं है, ज्यादा नहीं दिखाया, एक्चुअल में सेल्स नहीं हुआ है उसे नहीं दिखाया है ना, वो हमें देखना है। चेक वेदर अ सिंगल सेल्स इनवॉइस इज रिकॉर्डेड ट्वाइस और अ कैंसल्ड सेल्स इनवॉइस कुड आल्सो बी रिकॉर्डेड। कोई एक सेल्स इनवॉइस है वो मोर देन वन टाइम रिकॉर्ड हुआ है, ट्वाइस या थ्राइस रिकॉर्ड हुआ है, या फिर जो कैंसल्ड सेल्स इनवॉइस है वो रिकॉर्ड हुआ है तो वो ओवरस्टेटेड सेल्स बन जाएगा, तो वो गलत चीज है। टेस्ट चेक फ्यू इनवॉइसेस विद देयर रिलेवेंट एंट्रीज इन सेल्स जर्नल। जो सेल्स इनवॉइसेस है उनको हम सेल्स जर्नल एंट्रीज के साथ चेक करेंगे ताकि पता चले जो इनवॉइसेस है उसकी प्रॉपर्ली एंट्री हुई है, उसमें कोई ज्यादा नहीं है। Obtain confirmation from few customers to ensure genuineness of sales transaction. एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505 है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। आगे जब हम ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेएबल का ऑडिट समझेंगे तो उसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर इन डिटेल करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेएबल की अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए भी ये कंफर्मेशन हम भेजते हैं, तो वो जो कंफर्मेशन भेजते हैं उनसे ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में वो सेल से वो अकर हुआ है या नहीं, राइट। तो जो हमारा अकरेंस का जो असर्शन है सेल्स के लिए वो भी हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल के लिए जो कंफर्मेशन भेजा जाता है उसके साथ हमारा वो असर्शन भी कवर अप हो जाता है। whether any fictitious customers and sales have been recorded. कोई भी fictitious customers एक्चुअल में वो कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करते उनको सेल किया है, या फिर गलत सेल एक्चुअल में हुआ ही नहीं है वो सेल बुक किया है, राइट, ऐसी चीज नहीं हुई है ना, वो हमें देखना होगा। whether any shipment were done without the consent and agreement of the customer, especially at the year end to inflate the sales figure. ईयर एंड के आसपास या और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है ना कि कस्टमर अग्री नहीं कर रहे थे फिर भी उन जो क्लाइंट है उन्होंने शिपमेंट कर दिया है, उन्होंने डिलीवर कर दिया, राइट, ताकि सेल्स बढ़ जाए, ऐसा नहीं हुआ है ना, वो हमें देखना है। whether unearned revenue recorded as earned
जो रेवेन्यू एक्चुअल में अभी तक अर्न नहीं हुआ है, जिसके लिए गुड्स है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड से कस्टमर्स को नहीं पास ऑन हुए, या फिर अभी डिसाइडेड नहीं है कि एक्चुअल में वो रेवेन्यू हमें मिलने वाला, क्लाइंट को मिलने वाला है या नहीं, और उसे रिकॉर्ड किया है, तो वो गलत चीज है, ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू है। वेदर एनी सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट कलेक्टिबिलिटी, उसमें से रेवेन्यू कलेक्ट होगा या नहीं उसके ऊपर डाउट है, सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी है, तो तब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में वो अकर नहीं हुआ है। Whether customer obligations are contingent on other actions, financing, resale, etc. अगर जो कस्टमर्स पे करेंगे वो कंटिजेंट है कि वो पे करेंगे या नहीं, कोई और इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस के ऊपर डिपेंडेबल है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए फाइनेंसिंग या रीसेल। फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट है उन्होंने कस्टमर को सेल किया और उन्होंने कस्टमर ने बोला था कि अगर वो आगे रीसेल कर पाएंगे तभी क्लाइंट को पेमेंट करेंगे, तो वो क्या हो गया कंटिजेंट, कि अगर वो आगे रीसेल कर पाए तभी क्लाइंट को पैसे मिलेंगे, तो वो अभी सेल्स बुक करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर जो सारे पॉइंट्स थे वो ओवर स्टेटमेंट के लिए थे, कि जो भी सेल्स रेवेन्यू है वो ओवर स्टेटेड नहीं है ना, उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं। तो आपको अलग से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेवेन्यू जो है वो ओवर स्टेटेड नहीं है, वो देखना है तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे। तो अब तक जो यहाँ तक के जो पॉइंट्स है वो हमें मेंशन करने होंगे। ऑलरेडी एक बार ये क्वेश्चन ओल्ड कोर्स में पूछा हुआ है। इसके लिए क्या हम देखेंगे कि सिंगल इनवॉइस है वो ट्वाइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ना ही कैंसल्ड इनवॉइस है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। कुछ इनवॉइसेस को हम सेल्स वो चेक करेंगे सेल्स जर्नल के साथ। हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कस्टमर के पास से। फिक्टिशियस कस्टमर्स या फिक्टिशियस सेल्स का रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो हम देखेंगे। शिपमेंट जो भी हुआ है वो विदाउट क्लाइंट्स एग्रीमेंट, कस्टमर के एग्रीमेंट के या फिर उनके अप्रूवल के बिना नहीं हुआ है वो हम देखेंगे। अनअर्न्ड रेवेन्यू को एज अर्न्ड नहीं दिखाया है वो हम देखेंगे। सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी है कलेक्टिबिलिटी के लिए तो वो हम देखेंगे, राइट। और कस्टमर की ऑब्लिगेशन है वो कंटिजेंट है अगर, तो वो भी हम देखेंगे, तो वो एज ए सेल बुक नहीं कर सकते, राइट। चलिए आगे अकरेंस में क्या क्या और देखना होगा। रिव्यू सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस। सेल्स इनवॉइस है वो इंटरनल एविडेंस है, वो क्लाइंट जो है वो इंटरनली जनरेट करते हैं, इसीलिए वो सीक्वेंशियल होंगे, वो प्री नंबर्ड होने चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे ही होना चाहिए, या फिर जो भी उनकी नंबर की सीक्वेंस है वो उसी हिसाब से होने चाहिए। अगर वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रही है तो बीच में कुछ डिलीट हुए है, कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा हो सकता है, तो वो हमें ध्यान से देखना होगा, हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी। रिव्यू जर्नल एंट्रीज फ्रॉम फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, जो नॉर्मली नहीं होते हैं, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, अमाउंट बहुत ज्यादा है कुछ, या फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो अनयूजुअल है, तो वो हमें खास ध्यान से देखना होगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स रिटर्न टू सेल्स एंड कंपेयर इट विद प्रीवियस ईयर एंड इंक्वायर फॉर द रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज। सेल्स टू सेल्स रिटर्न जो भी है, राइट, उनका हमें रेशियो कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर के साथ और देखना है कि उसमें कितना चेंजेस हुआ है, राइट। क्योंकि अगर उसमें एडिशन या डिलीशन मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, राइट, वो रेशियो, तो वो क्यों हुआ है, वो वेरिएशन, हमें वेरिएंस जो है वो समझना होगा, वो सेटिस्फैक्टरी रीजनेबल है या नहीं वो हम जज करेंगे। चेक द सेल्स रिटर्न विद सेल्स इनवॉइस, चालान, क्रेडिट नोट, स्टॉक रजिस्टर एटसेट्रा। जो सेल्स है तो वो हम इन डिटेल चेक करेंगे, उसके लिए जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होंगे, राइट, उसके साथ हम चेक करेंगे। सेल्स इनवॉइस है, चालान है, क्रेडिट नोट है और कोई भी चीजें है तो वो हम देखेंगे, तो हमारा अकरेंस है वो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में वो सेल्स अकर हुआ है या नहीं। ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये ओवरस्टेटेड नहीं है उसके लिए था, बाकी सेल्स इनवॉइस की सीक्वेंस देखनी रहेगी हमें। फिर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है तो वो हम देखेंगे कि कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है तो उसकी इन डिटेल इन डेप्थ हम चेकिंग करेंगे। सेल्स रिटर्न टू सेल्स रेशियो हम चेक करेंगे और सेल्स रिटर्न है वो हम अच्छे से देखेंगे, इनवॉइसेस वगैरह है, चालान्स वगैरह है उनके साथ। फिर हमारा सेकंड असर्शन है ऑल सेल्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड वर रिकॉर्डेड एंड देयर इज नो अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट। सारे ही सेल्स जो ड्यूरिंग दैट पीरियड हुए हैं वो सारे ही रिकॉर्ड हो चुके हैं या नहीं वो हमें देखना है। ओवरस्टेटमेंट या अंडरस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज कंप्लीटनेस, राइट। यहाँ पर भी आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में दे सकते हैं तो आपको समझना होगा कि ये कंप्लीटनेस के बारे में है। Perform cutoff procedure to ensure that revenue are recognized in the current accounting period and cells were not tempered towards the period end। हमें कट ऑफ प्रोसीजर देखनी है कि जो इस पीरियड का सेल्स है वो इसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। इस पीरियड का सेल्स ना नेक्स्ट पीरियड में, ना ही नेक्स्ट पीरियड का सेल्स इस पीरियड में रिकॉर्ड हुआ होना चाहिए।
ईयर एंड के आसपास सेल्स वगैरह में ऐसी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स का टारगेट इस साल का था वो अचीव नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में जो सेल्स हुआ है वो इस साल में दिखाया हो, या वाइस वर्सा भी कुछ हो सकता है कि सेल्स का टारगेट अचीव हो चुका है तो इस साल में ज्यादा इनकम प्रॉफिट नहीं दिखाने, तो वो नेक्स्ट ईयर में वो शिफ्ट कर देते। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, वो हमें देखना। कट ऑफ एरर्स विल यूजुअली अराइज व्हेन companies recognize revenue based on the date on which the sales invoices are generated rather than the date on which the risk and rewards are transferred to the buyer. In order to perform a robust sales cutoff test, auditors need to understand and consider the specific cutoff error risk or of each engagement. कट ऑफ एरर रिस्क मतलब कि जो पीरियड का ट्रांजैक्शन है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कट ऑफ एरर्स हो सकती है, राइट। तो जो सेल्स अगर ऐसा है कि वो जब भी इनवॉइस जनरेट होता है उस पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है इंस्टेड ऑफ कि जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास हो, तब ये गलतियां होने के चांसेस है। क्योंकि सेल्स इनवॉइस तो हो सकता है कि इस साल का जो सेल्स है वो अचीव नहीं हुआ है, राइट, बट अभी जो शिपमेंट करना है, जो डिलीवरी करनी है वो नेक्स्ट ईयर में ही करनी है। तो इस साल क्या करेंगे, सेल्स इनवॉइस जनरेट कर देंगे, फिर सेल्स जो करेंगे एक्चुअल में जो डिलीवरी होगी वो नेक्स्ट ईयर में की जाएगी। सेल्स इनवॉइस है वो नेक्स्ट ईयर में कस्टमर को दिया जाएगा, बट इस साल का सेल्स बढ़ा दिया जाएगा जस्ट बाय प्रिपेयरिंग सेल्स इनवॉइसेस। तो ये गलत चीज है। एक्चुअल में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स तो पास ऑन नहीं हुए हैं, हो सकता है कि क्लाइंट है वो सेल्स ऑर्डर है वो कैंसिल कर दे, तो फिर क्या होगा, राइट। तो वो तो एक्चुअल में रेवेन्यू हुआ ही नहीं है, तो वो तो गलत चीज है। इसीलिए सेल्स से तभी बुक होना चाहिए, रेवेन्यू तभी बुक होना चाहिए जब रिस्क एंड रिवॉर्ड पास ऑन हो रहे हैं। इसीलिए कट ऑफ तभी फुलफिल हो पाएगा जिस पीरियड में वो रिस्क एंड रिवॉर्ड पास ऑन हो रही है, एक्चुअल में डिस्पैच हो रहा है, सारे ही ओनरशिप राइट से वो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी पीरियड में वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बीइंग एन ऑडिटर हमें वो देखना है कि वो जिस पीरियड के ट्रांजेक्शन है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो, कट ऑफ प्रोसीजर कट ऑफ एरर्स ना हो, वो हमें ध्यान में रखना होगा, राइट। Auditors should also verify that credit notes issued after the accounting period. Sometimes sales team or sales personnel can make fictitious sales before the year end to meet performance target and cancel out those sales with post year end credit notes. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सेल्स है वो इंक्रीज हो सकता है क्योंकि उनका टारगेट अचीव नहीं हुआ इसी वजह से। तो क्या कर सकते हैं कि ईयर एंड के आसपास सेल्स बढ़ा दिया और नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट नोट्स पास ऑन कर दी कि सेल्स रिटर्न दिखा दिया, क्योंकि एक्चुअल में तो वो गुड्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे ना, राइट। तो प्रॉब्लम होगी रिसिप्ट पेमेंट वगैरह के लिए। तो क्या करेंगे कि इस साल में सेल्स बढ़ा दिया और नेक्स्ट ईयर में सेल्स रिटर्न दिखा दिया। तो ऐसी चीज अगर हुई है तो वो ऑडिटर को ध्यान से देखनी होगी कि ईयर एंड के बाद मतलब नेक्स्ट ईयर में जो सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट्स वगैरह बनी है तो वो हम अच्छे से देखेंगे। अगर वो सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन में तो खास ध्यान से देखना होगा कि ऐसा नहीं है ना कि ईयर एंड के आसपास वो सेल्स बढ़ा दिया और उसके बाद उसे रिवर्स कर दिया। ट्रेस फॉर फ्रॉम शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू द सेल्स जर्नल। शिपिंग डॉक्यूमेंट जो एक्चुअल में शिपमेंट हुआ है, डिलीवर हुए हैं गुड्स, राइट, उसको हम देखेंगे सेल्स जर्नल के साथ। जितना शिपमेंट हुआ है क्या सारे ही सेल्स रिकॉर्ड हो चुके हैं या नहीं देखेंगे, ताकि पता चलेगा कंप्लीटनेस है या नहीं। चेक वेदर क्वांटिटी इज अपीयरिंग इन सेल्स रजिस्टर और नॉट एंड चेक reconciliation of total sales or goods dispatched as per stock records and financial records and statutory records like GST। हमें क्वांटिटी का सभी जगह से मैचिंग करना चाहिए। स्टॉक रिकॉर्ड्स जो है, सेल्स रिकॉर्ड्स जो अकाउंट्स में है, और जो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स है लाइक जीएसटी, राइट, सभी का हम रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, सभी में क्वांटिटी को मैच कर सकते हैं ताकि पता चले कि एक्चुअल में सेल्स जितना हुआ है वो सारा सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है या नहीं, राइट। अगर उसमें कुछ भी डिफरेंसेस आएगा तो पता चलेगा कि कहां पर गलतियां है, वो हम इन डेप्थ चेक कर सकते हैं। Review GST tax and GST returns and ensure that the same are reconciled with revenue reported in the profit and loss account. Verify reasonability to say of GST by applying the applicable rate of the gross sales value and compare the amount of GST as per statutory returns and analyze the reasonable reasons for variance if any. जीएसटी जो पे किया है उसके हिसाब से भी हम सेल्स है वो बराबर है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। जीएसटी के जो रिटर्न्स जो फाइल किए जाते हैं तो उसमें कितना सेल्स हुआ है, टैक्स कितना पे किया है, वो सारी चीजें होती है। तो उसमें सीधा ही सेल्स मैच कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जीएसटी का रेट है वो सेल्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे और जीएसटी टैक्स कितना आना चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे और वो देखेंगे कि एक्चुअल में उतना पेमेंट हुआ है या नहीं। अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो हो सकता है कि एक्चुअल में जीएसटी कुछ और उन्होंने पे किया है और एक्चुअल में सेल्स कुछ अलग दिखाया है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कुछ में
कुछ डिफरेंसेस है, तो वो क्यों है वो हम समझेंगे तो पता चलेगा सेल्स सब कुछ बराबर रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। अगर किसी भी जगह पर गलती है तो वो बुक्स में अगर एंट्री में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ गलत दिखाया तो वो पता चल जाता, तो वो हमें रीजनेबिलिटी वगैरह चेक करने हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर हमें करनी रहेगी, राइट। तो ये कंप्लीटनेस के बारे में था। तो कंप्लीटनेस के लिए हमें देखना होगा कि कट ऑफ प्रोसीजर है वो प्रॉपरली हुई है या नहीं, कट ऑफ एरर्स अगर कोई भी है या नहीं वो हमें देखना होगा, राइट। क्योंकि उसमें ध्यान रखना है कि रेवेन्यू तब बुक होना चाहिए जब सेल्स एक्चुअल में उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास ऑन हो, ना कि जब सेल्स इनवॉइसेस जनरेट हो, तो वो हमें ध्यान से देखना होगा ताकि कट ऑफ एरर्स ना हो। फिर हमें जो भी क्रेडिट नोट्स वगैरह इश्यू किए गए हैं स्पेसिफिकली ईयर एंड के तुरंत बाद अगर किए गए हैं तो वो हमें खास ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि ईयर एंड के ऊपर सेल्स ज्यादा बढ़ा दिया और फिर उसको रिवर्स कर दिया, राइट। ऐसी कुछ चीज नहीं हुई है वो देखना है। शिपिंग डॉक्यूमेंट को सेल्स जर्नल के साथ देखना है ताकि पता चले जितना एक्चुअल में शिपमेंट हुआ है उतना रिकॉर्ड भी हुआ है या नहीं। क्वांटिटी है उनका हम रिकंसिलिएशन चेकिंग वगैरह कर सकते हैं, सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रिकॉर्ड्स है, जीएसटी जैसे कोई स्टेचुटरी रिकॉर्ड्स है तो उन सभी के साथ हम मैच कर सकते हैं। एंड जीएसटी टैक्स और जीएसटी रिटर्न है उनके साथ हम रीजनेबिलिटी चेक कर सकते हैं, सेल्स की जीएसटी जितना पे किया है उस हिसाब से हम रिवर्स कैलकुलेशन करके सेल्स कितनी अमाउंट होनी चाहिए वो हम देख सकते हैं, राइट। जो हमारा नेक्स्ट असर्शन है, all sales are accurately measured as per applicable accounting standards and correctly journalized, summarized and posted, that is measurement। जो भी सेल्स है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है, एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुआ है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, जर्नलाइजेशन हो चुका है। Trace a few transactions from inception to completion, examination in depth। हम कुछ ट्रांजेक्शंस लेंगे, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे। स्टार्टिंग मतलब जब कस्टमर का ऑर्डर आता है या फिर इंक्वायरी आती है तब से लेकर जब उनके पास से पेमेंट मिलता है, तो सारी ही प्रोसीजर हम देखेंगे। कस्टमर के पास से इंक्वायरी मिली, राइट, सेल्स डिपार्टमेंट चेक करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या स्टॉक डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट के साथ चेक करेगा कि कब तक प्रोडक्ट्स दे सकेंगे या नहीं, वो सारी चीजें। उनके बाद कम्युनिकेशन किया कस्टमर को, कस्टमर के पास से ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के बाद वो इन्वेंटरी या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया, उस हिसाब से प्रोडक्शन वगैरह हुआ और वो जो गुड्स बन गए, राइट, वो कस्टमर्स को डिस्पैच कर दिए, कस्टमर ने अप्रूव वगैरह कर दिया और कस्टमर के पास से पेमेंट आ गया, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। ये इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे ताकि पता चले सभी जगह पर कंट्रोल्स वगैरह बराबर है या नहीं, सब कुछ बराबर रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ फ्यू सेल्स ट्रांजेक्शंस एंड चेक from the receipt of sales order to the payment of receivable balance every underlying document to ensure if it is properly recorded at every stage and measured accurately, taking into consideration all the incentives, discounts if any. The recognition shall be according to the revenue recognition policy of the entity। सारी ही चीजें हम देखेंगे from the inception to end, राइट, ताकि सब कुछ हमें पता चल जाएगा। डिस्काउंट है, इंसेंटिव है, वो सारी चीजें भी हमें इन डिटेल देखनी होगी, पता चलेगा, वो सारी पॉलिसीज भी हम देखेंगे। इफ द क्लाइंट इज एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट सेल्स देन कंप्लायंस विद AS11 शैल बी एंश्योर्ड। AS11 जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए है, तो जो अगर कोई भी एक्सपोर्ट सेल्स हुआ है तो वो प्रॉपरली इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS11। उससे उसकी अमाउंट है वो प्रॉपरली दिखेगी, तो वो प्रोविजन भी फुलफिल हुए या नहीं वो हमें देखना होगा। Auditor must understand client's operations and related gap issues, for example, point of sales revenue recognition versus percentage of completion wherever applicable। वो रेवेन्यू किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है गैप के हिसाब से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एएस के हिसाब से जो होता है वो, तो एएस के हिसाब से वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं वो हमें देखना होगा। कुछ चीजों में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से भी अलाउड होता है, तो वो सारी चीजें प्रॉपरली हुई है या नहीं वो हम देखेंगे। Compare the rate of sales affected with related parties and review them for collectability as well as whether they were properly authorized and the value of such transactions were reasonable and at arm's length। जो भी रिलेटेड पार्टीज को सेल हुए हैं तो उनको कौन सी अमाउंट, कौन सी रेट्स वगैरह पर सेल हुए हैं वो देखेंगे, उसमें सब कुछ बराबर है या नहीं, ऑथोराइजेशन है या नहीं वो हम देखेंगे, और उनके पास से कलेक्शन मिलेगा, पैसे मिलने वाला है या नहीं वो भी हम देखेंगे, और खास आर्म्स लेंथ प्राइस पर है या नहीं। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब कि मार्केट प्राइस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन हुए हैं या नहीं वो देखना होगा। रिलेटेड पार्टीज के साथ
ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर ना हो, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। ये इन डिटेल हमने SF550 रिलेटेड पार्टीज भी समझा हुआ है, इवन अपने S18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर जो है वो भी अच्छे से समझा होगा, राइट। तो सेल्स अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ हुआ है तो वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं, ऑथोराइज्ड है या नहीं, और वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर है या नहीं, वो हमें देखना होगा, और उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर AS18 भी करना होगा। AS18 के हिसाब से रिलेटेड पार्टीज जो है उनके साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं और ईयर एंड की जो बैलेंस है वो दिखानी जरूरी है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन टोटल सेल्स कितना हुआ होगा वो भी दिखाना जरूरी होगा, तो वो प्रॉपर है या नहीं वो हम देखेंगे, राइट। तो जो मेजरमेंट या फिर एक्यूरेसी या फिर वैल्यूएशन के लिए जो प्रोसीजर्स हमें बताई गई है उसमें हम इन डेप्थ एग्जामिनेशन करेंगे, इंसेप्शन से लेकर एंड तक पूरे ही ट्रांजैक्शंस देखेंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए हम ये सारी चीजें करेंगे। फिर हम S11 के हिसाब से अगर एक्सपोर्ट सेल्स हुआ है तो वो S11 के हिसाब से है या नहीं वो हम देखेंगे। थर्ड, गैप के जो इश्यूज है वो प्रॉपरली डील किए है या नहीं वो देखेंगे, और जो रिलेटेड पार्टी के साथ सेल्स हुए तो वो प्रॉपर रेट, आर्म्स लेंथ प्राइस, ऑथोराइजेशन और कलेक्टिबिलिटी हमें चेक करनी होगी, राइट। तो इस तरह से हम सेल्स चेक करेंगे। अब इसके डिस्क्लोजर्स एज पर शेड्यूल 3 क्या है वो हम समझते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी अदर देन अ फाइनेंस कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस शेल डिस्क्लोज सेपरेटली इन द नोट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो P&L, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L होगा उसमें दिखाया जाएगा, और नोट्स टू अकाउंट्स में ये डिस्क्लोजर इन डिटेल देना होगा कि सेल ऑफ प्रोडक्ट्स में से कितना मिला है, सेल ऑफ सर्विसेज में से कितना मिला है, grants or donation received relevant in case of section 8 companies only, other operating revenues less excise duty। अदर देन फाइनेंस कंपनी है तो उसमें सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, ग्रांट्स या फिर डोनेशन अगर सेक्शन 8 कंपनी है, और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है, और अगर कोई एक्साइज ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट्स में है तो वो माइनस करके दिखाना होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस शेल इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। इस तरह से डिस्क्लोज किया जाएगा, राइट। Revenue under each of the above heads shall be disclosed separately by way of notes to accounts to the extent applicable, whether brokerage and discount on sales other than usual trade discount has been disclosed। अगर कोई भी brokerage या फिर discount on sales है जो normal trade discount से अलग है तो वो दिखाया जाएगा। जनरली ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाया ही नहीं जाता, अकाउंट ही नहीं किया जाता, वो तो सीधा रिड्यूस करके ही दिखाया जाता है। And whether the transactions with related parties appropriately disclosed in notes to account, right? वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन है वो सेपरेटली डिस्क्लोज करने जरूरी, राइट। तो ये था सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का कैसे ऑडिट करेंगे और उसका डिस्क्लोजर क्या होगा। सिंपल है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो अच्छे से करके जाइएगा। अब हम देखेंगे अदर इनकम कंप्राइजिंग इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। जो अदर इनकम है वो क्या होगी वो समझना है, और उसका ऑडिट कैसे किया जाएगा वो भी हम समझेंगे। सिंपल है, ये काफी छोटा टॉपिक है। Any form of income earned by an entity which is not linked to the entity's core business operations is generally classified as other income। जो मेन ऑपरेशंस नहीं है, मेन जो उनका बिजनेस ऑपरेशन है उनसे रिलेटेड नहीं है, उनके अलावा कोई भी सोर्सेस से अगर इनकम होती है तो वो अदर इनकम का पार्ट होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम है वो सेपरेटली डिस्क्लोज की जाती है इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। एग्जांपल्स, इंटरेस्ट ऑन excess funded funds parked in fixed deposit with banks, the entity not being a bank or financial institution। जो हमारा क्लाइंट है वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, और उन्होंने जो एक्सेस फंड है वो अगर किसी बैंक में एज FD करवाया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो वो अदर इनकम हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन टू थर्ड पार्टीज विद इन द ग्रुप, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारे अदर इनकम हो सकते हैं। Interest income on fixed deposit is recognized on a time proportion basis, taking into account the amount outstanding and the applicable interest rate। इंटरेस्ट इनकम अगर FD के ऊपर से मिल रही है तो जब वो मिलने के लिए होती है, मतलब ही वो जनरली ईयरली, क्वार्टरली, मंथली उस तरह से वो अक्रू होता है और उस हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। ईयर एंड के ऊपर अगर FD मैच्योर ना हुई हो तो भी अगर उसके ऊपर अक्रूड इंटरेस्ट है तो वो दिखाया जाएगा, वो इनकम रिकॉग्नाइज करनी रहेगी। Dividends are recognized in the statement of P&L only when the entity's right to receive payment of the dividend established। Dividend तभी recognize किया जाएगा जब right to receive the payment है वो established हो। It is probable that the economic benefit associated with the dividend will flow to the entity। Economic benefits जो मिल सकते हैं right dividend के वो entity को ही मिलने वाले हैं। And
द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और कितनी अमाउंट मिलने वाली है वो रिलायबली मेजर कर पाएंगे तभी रिकॉर्ड करना चाहिए। ये 3 कंडीशन नेसेसरी है। राइट टू रिसीव, probable that economic benefits associated with the dividend will arrive to the entity and reliably measure कर पाएंगे तभी डिविडेंड रिकॉग्नाइज किया जाएगा। राइट इसमें ये पॉइंट है वो एक बार करेक्ट इनकरेक्ट में ओल्ड कोर्स में पूछा हुआ है। गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ द टाइटल from the entity and it's determined as the difference between the redemption price and carrying value of the investment। अगर एंटिटी ने कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो उनमें जो गेन या फिर लॉस होता है, कैरिंग अमाउंट जिस प्राइस पर म्यूचुअल फंड परचेस किए थे और जिसमें वो रिडीम करते हैं सेल करते हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एज अ गेन या फिर लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा। राइट तो इस तरह से यहाँ पर भी इनकम हो सकती है। तो ये इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी, डिविडेंड्स और गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। राइट ये 3 टाइप की अदर इनकम यहाँ पर आपको समझाई है, इसके अलावा भी हो सकती है। राइट बट यहाँ पर ये 3 के बारे में डिस्कस किया है। ये तीनों के बारे में भी एक बार ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, जस्ट इसमें ये 3 चीजें लिखनी थी। राइट तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद करके जाना होगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ आप इग्नोर कर सकते हैं। अब इसकी ऑडिट प्रोसीजर किस तरह से की जाएगी, इसमें यहाँ पर आपको इनकम वाइज ये जो 3 इनकम है उसका ऑडिट कैसे करेंगे वो आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर असर्शन वाइज ऑडिट प्रोसीजर नहीं बताई है, सारे ही असर्शंस को एक ही साथ चेक किया हुआ है। यहाँ पर असर्शंस जो है, रिकॉर्डेड अदर इनकम वाज अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, दैट इज अकरेंस, जो एक्चुअल में इनकम अकर हुई है। अदर इनकम अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड वाज अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड एंड देयर इज नो अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट, दैट इज कंप्लीटनेस। कोई भी इनकम है ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड नहीं है, कंप्लीट है, जितनी होनी चाहिए वो सारी दिखाई है। एंड अदर इनकम हैज बीन मेजर्ड अप्रोप्रिएटली एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका मेजरमेंट, वैल्यूएशन, एक्यूरेसी है या नहीं वो चेक करते। राइट तो ये तीनों ही जो असर्शन है वो एक साथ ही दिखाए हैं। फॉर वेरीफाइंग इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है उसके लिए हम क्या क्या प्रोसीजर करेंगे। एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है तो उसके लिए बैंक के पास से जो एफडी के स्टेटमेंट कंफर्मेशन मिल सकते हैं तो वो देखेंगे, क्या क्या एफडी से वो आउटस्टैंडिंग है वो हमें देखेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, टाइम पीरियड वगैरह लगाएंगे और इंटरेस्ट रेट है उसका हम कैलकुलेट, इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एफडी के स्टेटमेंट कंफर्मेशन भी हमें चेक करना होगा ताकि पता चले कौन सी एफडीज है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। ड्यूरिंग द ईयर जो भी एफडीज ओपन हुई है उसका भी लिस्ट देखेंगे, समझेंगे और हमारा एफडी इंटरेस्ट के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर है वो हम करेंगे। ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑफ fixed deposit opened during the period under audit along with the applicable interest rate and the number of days for which the deposit was outstanding during the period। इस साल में कौन सी एफडीज ओपन करवाई है, उसका इंटरेस्ट रेट कितने टाइम के लिए वो आउटस्टैंडिंग है, वो सारी चीजें हम डिटेल्स लेंगे। Verify the arithmetical accuracy of the interest calculation made by the entity by recomputing, that is multiplying the deposit amount with the applicable rate and number of days during the period under audit। जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका रिकैलकुलेशन करेंगे, एफडी की अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी थी, कितने पीरियड के लिए था और इंटरेस्ट रेट क्या है। For deposits still outstanding as at the period end, trace the same to the direct confirmation obtained from the respective bank or financial institution। जो भी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास से हम डायरेक्ट कंफर्मेशन लेंगे एज पर एस 505। जितनी भी एफडी है उन सभी के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होगा ताकि पता चले एक्चुअल में वो आउटस्टैंडिंग है, अमाउंट और इंटरेस्ट अक्रूड जो है वो बराबर है या नहीं। Obtain a confirmation of interest income from the bank and verify that the interest income as per bank reconciles to the calculation shared by the entity। जनरली जो ये अमाउंट का, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का जो कंफर्मेशन देंगे उसमें इंटरेस्ट इनकम का भी कंफर्मेशन मिल ही जाएगा। राइट इंटरेस्ट इनकम कितनी है वो भी जनरली वो बैंक है वो कंफर्म करके ही देते हैं, तो उसमें ही हम वेरीफाई कर सकते हैं। इवन उसमें से टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड सोर्स जो होगा उसकी भी अमाउंट हमें पता चल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि also obtain a copy of Form 26S TDS withholding by the bank or financial institution and reconcile the interest reflected therein to the calculation shared by the client। TDS के लिए Form 26S होता है, राइट जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के पास से, इनकम टैक्स के वेबसाइट में से मिल जाता है। राइट क्लाइंट का लॉगिन करेंगे और उसमें से 26S डाउनलोड किया जा सकता है। इवन अब उसका ऑप्शन है AIS जो है वो भी आ गया है, जिसमें से कितना TDS डिडक्ट हुआ है कोई भी एसएससी का वो पता चल सकता है।
तो उसमें चेक करेंगे तो एफडी क्या क्या थी, इंटरेस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड कितना मिला हुआ है और उसके ऊपर टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है वो पता चल जाएगा। उसमें इंटरेस्ट इनकम भी वहां से कंफर्म कर पाएंगे और टीडीएस की अमाउंट भी कंफर्म कर पाएंगे, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। राइट, तो ये एफडी के लिए था। ये सारी प्रोसीजर हम एफडी इंटरेस्ट को चेक करने के लिए करेंगे, काफी सिंपल है। ड्यूरिंग द ईयर कितनी एफडीज ओपन करवाई है वो सारी चीजें देखेंगे, उसका इंटरेस्ट रेट कितने पीरियड के लिए है। सेकंड, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, रिकैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट अमाउंट का। फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए कंफर्मेशन लेंगे और इंटरेस्ट इनकम के लिए कंफर्मेशन लेंगे और 26A है वो चेक करेंगे। सिंपल, ये आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। For dividends, verify that the same are recognized in the statement of P&L only when the entity's right to receive payment of the dividend is established. डिविडेंड इनकम के लिए ये देखना है कि वो एक्चुअल में उसका राइट टू रिसीव जो पेमेंट है वो एंटिटी के लिए ही है, तभी वो रिकॉर्ड होना चाहिए, और बाकी जो दो कंडीशन हमने ऊपर देखी थी वही देखना होगा, और कोई प्रोसीजर नहीं था। तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन पूछने का चांसेस कंपैरेटिवली कम है। Verify that gain or loss on sale of investment in mutual funds is recorded as other income only on transfer of title from the entity and is determined as the difference between the redemption price and carrying value of the investment. म्यूचुअल फंड के ऊपर गेन या लॉस तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब एक्चुअल में वो टाइटल है वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिए है, और जो कैरिंग अमाउंट और रिडम्पशन प्राइस है उन्हीं का जो डिफरेंस है वही गेन या फिर लॉस होगा। For the purpose, obtain the mutual fund statement and trust the gain or loss as recorded in the books of accounts to the gain or loss as reflected in the statement. जनरली म्यूचुअल फंड का जो स्टेटमेंट है वो मिल जाएगा, तो उसमें गेन या फिर लॉस है वो भी पता चल जाएगा, और वो अमाउंट है वो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की है या नहीं वो हम देख सकते हैं। सिंपल। तो ये अदर इनकम का ऑडिट प्रोसीजर कैसे करेंगे वो था, इसका डिस्क्लोजर देख लेते हैं। अदर इनकम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L में अदर इनकम दिखाया जाएगा, उसमें क्लासिफिकेशन होगा इंटरेस्ट इनकम इन केस ऑफ कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी होगी तो उसका तो ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही वो इंटरेस्ट इनकम लिखा जाएगा, अदर इनकम होगी तभी यहाँ पर आएगा। डिविडेंड इनकम, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑफ एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सच। सिंपल, इस तरह से डिस्क्लोजर किया जाएगा। यहाँ पर और एक एडिशनल डिस्क्लोजर है जो इनकम के लिए दिखाया जाएगा, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में है। कोई भी इनकम प्रीवियस ईयर्स में नहीं दिखाई है बट इनकम टैक्स के सर्च या और कोई प्रोसीजर के वजह से पता चली है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली दिखाई है या नहीं, उसके ऊपर ये डिस्क्लोजर आएगा। The company shall give details of any transaction not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act 1961, such as search or a survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act 1961, unless there is immunity for disclosure under any scheme, and also shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year. अगर कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जो पहले नहीं दिखाई थी बट अब इनकम टैक्स के हिसाब से वो मिली हुई है असेसमेंट वगैरह में या फिर और कोई प्रोसीजर सर्च वगैरह में, राइट, तो वो इनकम जो है वो प्रॉपरली दिखाई है या नहीं वो मैनेजमेंट को स्पेसिफिकली बताना होगा। अगर नहीं है कोई ऐसी इनकम तो वो भी स्पेसिफिकली बता सकता है कि कोई भी ऐसी इनकम है वो नहीं मिली है, जितनी भी पहले थी वो सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया, राइट। तो ये एक एडिशनल डिस्क्लोजर है। ये जो एडिशनल डिस्क्लोजर अभी हमने देखा वो कारो 2020 का भी पार्ट है। कारो 2020 की जो क्लोज 8 है वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में ही है, पेज नंबर 8.79 पर दिया हुआ है क्लोज 8। Whether any transaction not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act 1961, if so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of account during the year। अगर कोई भी ऐसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है और जो इनकम टैक्स असेसमेंट में पता चली है तो वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की है या नहीं ड्यूरिंग द ईयर, तो वो हमें बताना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डिस्क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होगी। ऑडिटर रिपोर्ट के कारो 2020 में क्लोज 8 में रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होगी, राइट, तो वो हमें बताना होगा। सिंपल। तो ये था हमारा ऑडिट ऑफ सेल्स इनकम, अदर इनकम और क्लोज 8 ऑफ कारो 2020। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम परचेस का ऑडिट कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। So stay tuned. Thank you so much.